हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आप लोगों के कमेंट्स एंड सजेशन के अकॉर्डिंग आज मैंने जो चैप्टर लिया है वो है केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसका मैं रिवीजन ले रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखना आप लोग। चलो, सबसे पहले तो आइडियल गैस का एक इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। सबको पता होगा, ये बच्चों बच्चों को पता होता है। पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मोल्स, जी है एक गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है एसआई यूनिट में 25/3। आपको इसको याद रखना होगा। 8.3 भी बोलते हैं, 25/3 भी होता है। टी इज टेम्परेचर। ओके। चलो, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देख रहे हैं हम लोग। पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग लिख सकते हैं एम बाई एम। और कंफ्यूजन का सर, एम बाई एम मतलब एम है मास, मास ऑफ जो गैस हम लोग लेंगे उसका। एंड ये कैपिटल एम इज मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास। अब इस चीज को ऐसे समझो आप लोग, जैसे एक गैस है हीलियम। हीलियम का मोलर मास जो होता है वो होता है 4 ग्राम। एक मोल का मास 4 ग्राम। मैंने हीलियम लिया है 12 ग्राम। तो बताओ कितना मोल हुआ? क्या ये 3 मोल्स हुआ कि नहीं? अगर एक मोल का इतना है तो 3 मोल्स में 12 ग्राम हो जाएगा। तो आखिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कैसे? 12/4 करके। मतलब मास बाई मोलर मास आ गया 3। ठीक है। तो यहाँ पे एम बाई एम, ऊपर वाला एम टोटल मास है गैस का, नीचे वाला एम मोलर मास है, एक मोल का मास है। अब एक बात बताओ, इस वॉल्यूम को अगर हम लोग नीचे ले जाते हैं तो क्या ये डेंसिटी का रूप धारण करेगा? मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू रो आर टी बाई एम। और यहाँ से एक और फॉर्मूला बनता है P बाई रो इक्वल टू आर टी बाई एम। दोनों सेम ही चीज है। कुछ कुछ अजम्पशंस होते हैं काइनेटिक थ्योरी में, क्योंकि यहाँ पे एक चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी। थ्योरी का मतलब थियोरिटिकली, तो कुछ एजम्पशंस तो होगा ही। ये जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, आइडियल गैस का बात किया जा रहा है, वो स्फेरिकल बॉल्स है। स्फेरिकल बॉल्स का मतलब स्फेयर टाइप का होगा, छोटा छोटा बॉल होगा एकदम, बहुत कम रेडियस का। मासलेस है। मासलेस का मतलब नो ग्रेविटेशनल फोर्स, इंटरैक्शन फोर्स भी नहीं होने वाला है। आप लोग इस चीज को याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन इज इलास्टिक। कोलिजन जब इलास्टिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। ये चीजें हम लोग पढ़ते हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी के कोलिजन टॉपिक में। 3 टाइप का कोलिजन होता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। तो यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जहां पे काइनेटिक का लॉस नहीं होता। तो यहाँ पे काइनेटिक का लॉस नहीं है, मतलब वो तो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर नहीं रहा। जब पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं कर रहा तो कोई पोटेंशियल नहीं है, इसका मतलब जो भी एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो वॉल्यूम होगा या फिर जो रेडियस होगा बहुत छोटा होगा, तो क्या हम लोग वॉल्यूम ऑफ बॉल्स, जो स्फेरिकल बॉल्स है गैसेस का, नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्या कंपेयर टू कंटेनर? तो इसका मतलब ये है कि अगर एक कंटेनर में कोई गैस पार्टिकल रखा, बहुत सारा पार्टिकल रखा हुआ है, तो इसका जो खाली जगह बचेगा वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस। हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं लेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस नेग्लिजिबल है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी हमेशा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा, ना कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस। हालांकि ये भी एक फॉर्मूला होता है, वंडरवॉल्स एक फॉर्मूला केमिस्ट्री में मिलता होगा आपको, जिसमें पी में कुछ ऐड होता है, वी में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है। सब्ट्रैक्शन का रीजन यही है, क्योंकि हम लोग आइडियल नहीं रियल गैस को फेस करते हैं। तो रियलिटी में वॉल्यूम थोड़ा सा तो होगा ही ना, तो वॉल्यूम थोड़ा माइनस किया जाता है। ठीक है। चलो, अब कंडीशन फॉर आइडियल गैस। कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के जैसा, प्योर आइडियल गैस नहीं बन सकता है, तो आइडियल गैस के जैसा ही बोल सकते हैं। आइडियल गैस के जैसा बिहेव कब करेगा? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। इसको याद कैसे रखोगे? याद रखना HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है। चलो, एक VRMS का बहुत खतरनाक डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन आप लोग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है ये चीजें। P इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर। इस कंटेनर के हेल्प से इसको, मतलब एक कंटेनर दिया है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल का स्पीड v है, और ये स्पीड का तीन तीन कंपोनेंट हम लोग निकालेंगे, जिसका कुछ x कंपोनेंट होगा, y होगा, z होगा। तो इन सबको सॉल्व करके एक फॉर्मूला बनता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अब एक बात बताना, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग को लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। मजे की बात यह है, रो तो m दे देगा, तो रो होता है मास बाई वॉल्यूम, v स्क्वायर में मिल गया, बचा 2। हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो m मिल गया इससे, v स्क्वायर मिल गया इससे, बचा 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ का हाफ एम वी स्क्वायर, क्या ये काइनेटिक एनर्जी है? बिल्कुल है। ये वॉल्यूम चला गया p के पास, pv बन गया। ये बचा 2 और ये बचा 3, तो 2/3 के। ये याद रखना, 2/3 के। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3/2 पीवी, 3/2 पीवी एंड 3/2 पीवी। पीवी इक्वल टू एनआरटी। आपने वो मीम्स देखा होगा, एनआरटी सिंधु। एनआरटी सिंधु मतलब नाम तो जो प्लेयर उसका नाम तो पीवी सिंधु है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है इसीलिए। ठीक है, हालांकि वो सिर्फ मीम्स और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, 3/2 एनआरटी। ओके। चलो, तो वीआरएमएस जो होगा यहाँ पे,
Vrms। अब देखो Vrms अगर यहां से निकालते हैं तो 3p/ρ बनता कि नहीं बनता, 3p/ρ। एंड p/ρ ऊपर देखा था अभी, p/ρ यहाँ पे क्या RT/m बन जाएगा, तो 3 RT/m भी लिख सकते हैं। और यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट आता है। हम लोग जब साउंड चैप्टर पढ़ते हैं ना, साउंड चैप्टर में ये सब रिजल्ट खुल कर आती हैं। इस साउंड का जो स्पीड होता वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता, मोलर मास पे डिपेंड करता। यहाँ पे है p/ρ, जैसे p बढ़ेगा वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगा, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सब फॉर्मूला जो है वो साउंड चैप्टर में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। तीन टाइप का वेलोसिटी मिलेगा, आरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। याद रखो राम, आरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड 3p/ρ, एवरेज स्पीड 8/π। यहाँ पे जो RT/m है ना, आप p/ρ लिखो या RT/m लिखो, बात बराबर है। तो RT/m में पहला नंबर आएगा 3, लास्ट का नंबर आएगा 2, ये आएगा 8/π। याद रखना मुश्किल है, आप कैलकुलेटर में चेक करो, 2.5 मिलेगा। तो 3 और 2 के बीच का नंबर है ये 2.5, 8/5। ठीक है, चलो अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं। ये dN/dV क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये है स्पीड। मतलब आरएमएस तो ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बोलते हैं इसको। एवरेज पता ही है, मीन सबको ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है। तो देखो, जब हम लोग कोई एक आइडियल गैस लेते हैं कंटेनर में, तो करोड़ों पार्टिकल है इसमें, तो क्या कोई बोल सकता है कि सबका स्पीड सर एग्जैक्टली सेम होगा? इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। किसी का स्पीड 0 भी हो सकता है, और किसी का स्पीड थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है, और किसी का स्पीड बहुत फिर से कम हो सकता है ना। तो आखिर एक वेलोसिटी तो ऐसा होगा ना जहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, घूम रहा होगा। एक वेलोसिटी ऐसा होगा, मान लो कि मैंने पार्टिकल्स का वेलोसिटी दिया है, एक का स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। अब मैं बोलूं एवरेज निकालो, क्या करोगे? सबको ऐड करके जितना भी नंबर है डिवाइड कर दोगे। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर होता है, इसका मतलब स्क्वायर मीन रूट करते हैं। पहले स्क्वायर निकालो सबका, फिर सबको ऐड करके डिवाइड कर दो, और फिर रूट निकाल दो। व्हाट मोस्ट प्रोबेबल, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बोलो कौन सा ऐसा स्पीड है जिसपे बहुत ज्यादा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा। तो सर पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 पार्टिकल का स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये होगा मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि और कोई स्पीड ऐसा नहीं है। 3 पे 2 ही पार्टिकल है, 2 पे बस हो गया एक ही पार्टिकल, 5 पे एक ही पार्टिकल, 7 पे एक ही पार्टिकल, 9 पे एक ही पार्टिकल, 6 पार्टिकल है 1 मीटर पर सेकेंड पे। तो याद रखना, मोस्ट प्रोबेबल ऐसा स्पीड नहीं है कि जो बहुत ज्यादा स्पीड हो। मोस्ट प्रोबेबल एक ऐसा स्पीड है जहां बहुत ज्यादा पार्टिकल है। मजे की बात यह है, मोस्ट प्रोबेबल ऐसा स्पीड नहीं जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। मोस्ट प्रोबेबल ऐसा स्पीड है जहां पार्टिकल का नंबर बहुत ज्यादा हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3 लॉ मिलता है अपने को, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लुसाक्स लॉ। बॉयल्स लॉ मतलब प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू T एंड गे लुसाक P प्रोपोर्शनल टू T। आप इस चीज को ऐसे समझो कि जब हम लोग एक बलून लेते हैं और बलून को ऐसा प्रेशर लगाते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वो थोड़ा सा पिचक जाता, मतलब उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, प्रेशर बढ़ा वॉल्यूम घटा। ठीक है, चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये गैस है, ठीक है, हवा में खुला हुआ है, मतलब ऐसा कंटेनर पूरा पैक नहीं है। हम लोग उसका जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या उड़ने लगेगा, बाहर जाने लगेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। ठीक है, ये लुसाक लॉ क्या है, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कुकर का ढक्कन लगा दिया है, गैस ऑन कर दिया है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अंदर का प्रेशर क्या होगा, बहुत बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट। जब हम लोग पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, ध्यान देना, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे, तो पीवी टी कांस्टेंट अगर लिया तो ये तीनों टर्म कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। तो क्या पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हुआ, तो पी1 वी1 इक्वल टू पी2 वी2। ये क्वेश्चन आ गया। प्रेशर कांस्टेंट मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो क्या वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, वी1/टी1 इक्वल टू वी2/टी2। यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है कि पी और टी को एक साथ लेगा, बाकी सबको उधर देगा, कांस्टेंट हो जाएगा P1 T1/P2 T2। ये ग्राफ सारा बना हुआ है, यहाँ पे देखना 3 टाइप का ग्राफ मिलेगा, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड पीवी ग्राफ। अब सबसे पहला इसका ग्राफ देखते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो बढ़िया है कि टेम्परेचर वाला टर्म पहले हटा दो। टेम्परेचर कांस्टेंट ये स्ट्रेट लाइन, टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, ना तो इंक्लिनेशन होगा ना कोई कर्व होगा, याद रखना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग अब अज्यूम करते कि इनिशियल यहाँ पे है, मतलब प्रेशर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। एक बात बताओ, जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस ग्राफ पे आते हैं, तो क्या वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए? ये एरो ऐसे ही नहीं बना हुआ है, बस एक का अज्यूम किया गया है, बाकी उसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। ऐसा नहीं होगा एरो, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए
तो ये एरो नीचे जाना चाहिए, वॉल्यूम घटेगा। और जब हम लोग पीवी ग्राफ देखेंगे तो पीवी ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। क्या ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनेगा पीवी ग्राफ? जब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा तो ये ऐसा। अब बात है कि फिर से एरो कैसा, तो देखो ना भाई, वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है क्या? तो वॉल्यूम अगर हम लोग ऐसा ले जाते ना, ऐसा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होता, ये उल्टा हो जाएगा, हम लोग ऐसा ले जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज करवाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। सबसे पहले प्रेशर का ग्राफ खत्म कर दो। प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, अब देखते हैं इंक्रीमेंट। हम लोग पहला ग्राफ को ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये इनिशियल, ये फाइनल, मतलब टेम्परेचर कम से ज्यादा पे पहुंच रहे हैं हम लोग, कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे पहुंच रहे हैं। V प्रोपोर्शनल टू T है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अच्छा, उसका एरो भी इसी के जैसा होगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट पीवी वीटी ग्राफ? पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट एंड पीवी कांस्टेंट, वी इक्वल टू कांस्टेंट इनटू टी। अरे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे बैठ रहा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा जहां पे सी इज क्या, वाई इंटरसेप्ट जो कि जीरो है यहाँ पे, ओरिजिन को क्रॉस करेगा, एंड पॉजिटिव स्लोप रहेगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है ऐसा। हम लोग कभी भी यहां से स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं स्टार्ट करते? उसका रीजन है कि हम लोग अभी तक टेम्परेचर 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसीलिए यहां से डॉट 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 बनाया था, और यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन है। ठीक है, और ये वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, तो प्रेशर कांस्टेंट रखे तो टेम्परेचर इंक्रीज, तो टेम्परेचर यहाँ से बढ़ाएंगे तो एरो ऐसा जाएगा। ठीक है, चलो गे लुसाक लो। गे लुसाक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। चलो पहले सबसे पहले वॉल्यूम का हटा देते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट है और यहाँ पे मैंने एरो बना दिया, तो सपोज करो कि यहाँ पे टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा पे जा रहे हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, क्या पीवी इक्वल टू एनआरटी में फिर से वही सब, और कांस्टेंट इंटू टी आएगा। कांस्टेंट इंटू टी आएगा का मतलब टेम्परेचर स्ट्रेट लाइन बनेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, चलो एक एग्जांपल लिया है मैंने। यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि ये पीटी ग्राफ दिया होगा आपको, और आपको वीटी एंड पीवी ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो इसमें आपको लिखना है कि कौन कौन सा प्रोसेस है। मुझे लिखो टी, लिखो पीटी का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ पे ये पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता, पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता, पीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है वॉल्यूम कांस्टेंट में। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो जब हम लोग वीटी ग्राफ बनाएंगे, चलो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो देखो तो टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या ए से बी में? अब बात ये है कि प्रेशर अगर आइसोथर मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट में, टेम्परेचर कांस्टेंट में अगर प्रेशर बढ़ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट में अगर प्रेशर बढ़ रहा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट में अगर प्रेशर बढ़ रहा तो वॉल्यूम क्या होगा? अगर प्रेशर बढ़ रहा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा क्या? इसलिए एरो नीचे की तरफ है। समझ में आया? फिर से मैं बता रहा कि ए से बी जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। टेम्परेचर कांस्टेंट में अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। तो वॉल्यूम का कम होना मतलब एरो को नीचे होना होगा। ऊपर जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ा दोगे, ये गलत हो जाएगा। हम लोग बी पे पहुंच गए। बी से सी बताओ क्या है, पी कांस्टेंट है। पी कांस्टेंट है मतलब ये वाला पोर्शन होगा। और इस वाले में हम लोग देखो, जब P कांस्टेंट होगा तो V प्रोपोर्शनल टू क्या है, T है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है सी ए। सी ए मतलब ये क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट था ना, वॉल्यूम कांस्टेंट पे चलते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट पे चले और अपने को मिला क्या, टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट पे चले और अपने को मिला क्या, टेम्परेचर का कम होना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट में स्ट्रेट लाइन बना दो, टेम्परेचर को कम कर दो। अब बोलोगे सर हम लोग ऐसे भी तो बना सकते थे, इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये अगर इस बात को दिमाग में रखना, अगर कोई आपको साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है तो उसका जो ग्राफ कन्वर्जन होता है वो भी साइक्लिक होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। अगर ऐसे जाओगे क्लोज नहीं हो पाएगा, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। और अगर ऐसे जाते भी हो तो आप देखो टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हम लोग को टेम्परेचर को क्या करना है, कम करना है। ऐसे जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा। चलो चलो अभी पीवी ग्राफ देखते हैं। पीवी ग्राफ में क्या है, सबसे पहले तो ए से बी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में प्रेशर बढ़ रहा, तो आइसोथर्मल के ग्राफ में प्रेशर बढ़ा दो, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ बनता है। आप देखो यहाँ ध्यान से, बी से सी जा रहे हैं। बी से सी में प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा क्या? प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सी से ए। सी से ए में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट लिख दो, और ये क्लोज लूप बना दो। ठीक है, अब इसको और कैसे लिखेंगे, तो देखो सी से ए में प्रेशर देखो तो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, चलो तो ये सब ग्राफ
है, इंपॉर्टेंट है बहुत। चलो नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है क्या कि कोई भी पार्टिकल्स जो है उसके पास कितना टाइप से, कितने तरीके से एनर्जी कंटेन करने का क्षमता है। ओके, चलो जैसे सबसे पहले है मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है कि अगर इसको एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा, चलना स्टार्ट कर देगा। कैसे चलेगा, तो ये एक्स एक्सिस में चल सकता है, वाई एक्सिस में चल सकता है, जेड एक्सिस में चल सकता है। क्या तीन तरीके से चल सकता है, ट्रांसलेशन तीन, टोटल भी तीन। नो रोटेशन, अगर ये छोटा सा स्फेरिकल बॉल अपनी ही जगह पे खड़ा होकर घूम रहा है, अपने को क्या ही फर्क पड़ेगा। डाई, ये डाई एक्स में चल सकता है, वाई में चल सकता है, जेड में चल सकता है, तो ट्रांसलेशन थी। लेकिन रोटेशन दो आ गया। रोटेशन अगर ये छोटा छोटा बॉल्स इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया बहुत फर्क पड़ेगा, प्रॉपर दिखेगा ये घूमता हुआ। एंड यही अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट किया तो भी अपने को दिखेगा। समझ में है क्या बात, तो यहाँ पे दो रोटेशन ऐड हो जाएगा, टोटल हो गया 5। ट्राई लीनियर, ट्राई लीनियर का मतलब क्या, ट्राई एटॉमिक है एंड लीनियर है, डाई के जैसा ही रहेगा। ठीक है, एक का रोटेशन अपने को नहीं दिखेगा, बाकी रोटेशन दिखेगा 3 and 2। ट्राई नॉन लीनियर, यहाँ पे अगर मैंने ऐसा नॉन लीनियर या पोलियटोमिक लिया है, हम लोग ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, तीनों तरीके से घूमना है इसको, मतलब रोटेशन भी 3 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6। ठीक है, चलो आइडियल गैस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तक पहुंचने के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया गया है ना, आखिर कैसे क्या कितना एनर्जी कंटेन कर रहा है उस पर देखते हैं। ये तो हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल गया कि इतने तरीके से, लेकिन अभी भी बचा हुआ कि कितना, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी, उसके लिए अब चलते हैं अपन लोग मॉलिक्यूल्स के टर्म पे। तो देखो, अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में इतना से मल्टीप्लाई कर दे तो एक मोल में कितना मॉलिक्यूल होता है, एवोगाड्रो नंबर आपको याद होगा। तो एन मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, तो एन इंटू एवोगाड्रो नंबर। एक काम करो ना, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो एन इंटू एवोगाड्रो नंबर ये बन जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको एन बोलेंगे। नीचे एक नंबर मिला, गैस कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, ये एवोगाड्रो नंबर भी एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट को जन्म दिया जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 1.38 समथिंग को इसका वैल्यू होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं उसको। तो अब देखो क्या इसका, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, तो इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, एन के टी। हियर एन इज क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेंपरेचर। अब देखो ये सारा जो फॉर्म है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखा है, वो आइडियल गैस है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन मोल्स के लिए, पीवी इक्वल टू यहाँ पे पीवी इक्वल टू आर टी एक मोल के लिए होगा, पीवी इक्वल टू एन के टी एन मॉलिक्यूल के लिए, पीवी इक्वल टू के टी एक मॉलिक्यूल के लिए। ये सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। एन का वैल्यू 1 है, यहाँ पे जब हम लोग मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो बोल्ट्जमैन यूज करना, मोल यूज करेंगे तो गैस कांस्टेंट यूज करना। ठीक है, कैपिटल के साथ आर होगा, सॉरी स्मॉल के साथ आर होगा, कैपिटल के साथ के होगा। मॉलिक्यूल है तो के पे पहुंचना है, मोल है तो आर पे पहुंचना है, याद रखना इस चीज को। तो पीवी इक्वल टू क्या बना, के टी बना। ठीक है, चलो काइनेटिक एनर्जी अभी भी देखा था कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 पीवी या 3/2 एनआरटी। अब आते यहाँ पे 3/2 पीवी और पीवी इक्वल टू, अगर एक मॉलिक्यूल का देखें तो 3/2 के टी, है ना, 3/2 के टी। ये एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी है। 3/2 के टी को कैसे लिख सकते हैं, तीन तरीके से, हाफ के टी, हाफ के टी एंड हाफ के टी। ठीक है, ये तीनों तीन तरीके से डिवाइड किया, हाफ के टी, हाफ के टी, हाफ के टी। काइनेटिक एनर्जी हाफ के टी हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास होता है। अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, होता नहीं है ऐसे, मान लो 1 है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ के टी होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो हाफ के टी एंड हाफ के टी होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, हाफ के टी, हाफ के टी, हाफ के टी होगा। अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल ले मोनो एटोमिक का, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 था और इसका एनर्जी मिला 3 इंटू हाफ के टी, इसका मतलब हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी कंटेन कर रहा है क्या। इसीलिए जब भी कभी काइनेटिक एनर्जी लिखना हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के टी लिखेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ के टी। समझ में आया, क्लियर है आपको। ठीक है, हाफ के टी, यहाँ पे एक मोल रहा तो आर टी बना देना। एंड यहाँ पे टोटल जो हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन में, ये यूज करते हैं F/2 एन आर टी, एन है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, चलो आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले तो नंबर ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है आइसोलेटेड, फिर क्लोज्ड एंड देन ओपन। आइसोलेटेड का मतलब होता है जहां पे ना तो हीट एक्सचेंज हो सकता है, ना ही गैस मतलब मास बाहर आ जा सकता, उसको आइसोलेटेड बोलते हैं। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक वॉल्स। एडियाबेटिक वॉल्स का मतलब होता है हीट ना तो बाहर जाएगा ना ही हीट अंदर आए। दूसरा है क्लोज्ड लूप, जिसमें वॉल्स कंडक्टिंग होगा, कुकर का ढक्कन लगाकर खाना बनाना इज क्लोज्ड सिस्टम, हीट तो जा रहा, मास बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, वो भले ही बाद में सीटी उठता और मास बाहर आ जाता, लेकिन जब तक सीटी नहीं उठ रहा है तब तक वो क्लोज सिस्टम है। उसके बाद ओपन सिस्टम, कुकर का ढक्कन हटाकर खाना बनाओ, हीट भी मिलेगा और गैस बाहर भी निकलेगा, तो वो एक्सचेंज ऑफ मास हीट दोनों होगा। एक्सचेंज ऑफ हीट तो होगा, मास नहीं होगा, ना ही एक्सचेंज ऑफ हीट होगा ना ही एक्सचेंज ऑफ मास होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट है जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ का मतलब है क्या कि जब भी कोई तीन सिस्टम ले रहे हैं ए बी सी, टेम्परेचर ऑफ ए एंड टेम्परेचर ऑफ बी सेम है, टेम्परेचर ऑफ बी एंड टेम्परेचर सी सेम है, तो टेम्परेचर ऑफ ए एंड सी भी सेम होगा। घटिया लॉ है, बिना मतलब का लॉ है, ठीक है। चलो फर्स्ट लॉ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ मतलब क्या है कि अगर हम लोग किसी भी गैस पार्टिकल्स को हीट दे रहे हैं तो वो हीट दो तरीके से काम कर सकता है, या तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, या फिर इसको इस गैस पार्टिकल को वर्क डन होगा, या दोनों होगा। इसलिए डी यू प्लस डी डब्ल्यू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डी यू का मतलब क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और मैंने अभी एजम्पशंस में बताया था कि इंटरनल एनर्जी इज जस्ट काइनेटिक एनर्जी, नो पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ये। और काइनेटिक एनर्जी अभी भी देखा क्या, एफ बाई टू एन आर टी। तो मतलब डी यू की जगह पे हम लोग एफ बाई टू एन आर टी टी यूज कर सकते हैं। एंड ये वर्क डन क्या है सिस्टम का, डिपेंड करता है कि कौन कौन सा प्रोसेस है। अभी भी जो देखा था प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, अब प्रॉपर नाम के साथ आएगा उस। हम लोगों को कुछ अजम्पशंस लेना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़ा अलग अजम्पशंस होता है, फिजिक्स में अलग अजम्पशंस है इसका, कि डी क्यू पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, डी यू पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब। तो डी क्यू पॉजिटिव कब, हम लोग जब हीट दे रहे हैं तो डी क्यू पॉजिटिव है, गैस पार्टिकल हीट रिलीज कर रहा तो डी यू नेगेटिव, डी क्यू नेगेटिव। व्हाट अबाउट डी यू, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस तो डी यू पॉजिटिव, टेम्परेचर डिक्रीजेस तो डी यू नेगेटिव। अगर गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम बढ़ रहा तो वॉल्यूम इंक्रीजेस डी यू पॉजिटिव, वॉल्यूम डिक्रीजेस डी यू नेगेटिव, ठीक है। चलो आते हैं वर्क डन बाय गैस क्या होता, फॉर्मूला याद रखना, पी डी वी। ये कैसे आता है तो सुनो मैं बता रहा हूँ। ये एक ऐसा पिस्टन था, बहुत सारा गैस पार्टिकल्स था यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। इस प्रेशर के कारण ये पिस्टन एक्स चला गया आगे, यहाँ पहुंच गया। तो अब एक बात बताना, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना, प्रेशर इंटू एरिया। ये कहाँ से आया, अरे प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होगा, इंटू एक्स। पी को पी रहने दो, एंड एरिया इंटू एक्स क्या, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम डीवी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आता है वर्क डन पी डीवी। चार चार प्रोसेस रहेगा। पहला आइसोकोरिक, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा अगर वॉल्यूम जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो तो वर्क डन भी जीरो ना। वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घटा तो वर्क डन नेगेटिव, वॉल्यूम ना बढ़ा ना घटा, जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो। तो इसका मतलब जो भी हम लोग हीट देंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में वो सब का सब हीट में जाएगा। हम लोग कुकर का ढक्कन अगर लगाकर खाना बना रहे हैं तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं उसका, ढक्कन लगा दिया है, गैस निकलने का रास्ता ही नहीं दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो वो जल्दी खाना बनता है। क्यों, जो भी हीट दे रहे हैं वो सब का सब टेम्परेचर चेंज में जा रहा है, सब का सब इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, ठीक है। अब आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब वर्क डन क्या होता है, पीडीवी। प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ, प्रेशर कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद निकाल सकते हैं, डीवी हो जाएगा, एंड पीडीवी इक्वल टू एनआरडीटी। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू क्या है, एफ बाई टू एनआरडीटी, एनआरडीटी ये सब जो भी है याद रखना। ये वर्क डन क्या होता है, एनआरडीटी। अब ये आइसोबारिक प्रोसेस कहाँ मिलेगा, कुकर का ढक्कन हटाकर खाना बनाओ। कुकर का ढक्कन हटा दिया है तो पहले भी प्रेशर क्या था, एटमोस्फेयर का था, बाद में भी प्रेशर एटमोस्फेयर का ही है, तो प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया। इस केस में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और गैस बाहर निकलता जाएगा, मतलब वर्क डन भी हो रहा है एंड टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो अब एक बात बताओ, पहले जो हम लोग क्यू दे रहे थे वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी में जा रहा था, अब जो हीट दे रहे हैं वो इंटरनल एनर्जी भी है, वर्क डन भी है, तो ऑब्वियसली इसका रेशियो थोड़ा कम होगा। मतलब जिस रेशियो से, जिस स्पीड से खाना बनना चाहिए उस स्पीड से खाना नहीं बनता, इसलिए कुकर में खाना जल्दी बनता है ढक्कन लगाकर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट जब होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीडीवी लिख देंगे। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, एक इंटीग्रेशन के अंदर दो वेरिएबल सॉल्व नहीं होता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक में कन्वर्ट करें। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी की जगह पे एनआरटी बाई वी लिखेंगे, पी की जगह पे, एंड डीवी, डीवी बाई वी इंटीग्रेशन के अंदर एल एन वी, ये आएगा वर्क डन। इंटरनल एनर्जी, अरे टेम्परेचर जब बढ़ ही नहीं रहा ना घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी जीरो ना, तो क्या होगा, हीट सारा का सारा किस में जाएगा, वर्क डन में जाएगा, ठीक है। पॉलीट्रोपिक का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन, देखो आइसोथर्मल का इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, अगर पीवी पावर एक्स लग जाए ना तो ये होता है पॉलीट्रोपिक। मतलब कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ये आई डोंट नो इस टाइप ऑफ प्रोसेस कोई भी हो सकता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला ये याद रखो, एनआरडीटी वन माइनस एक्स। एनआरडीटी मतलब पीवी फाइनल, पीवी इनिशियल अपॉन वन माइनस एक्स। अगर यही एक्स इक्वल टू गामा हो जाए, अब गामा क्या है बाद में देखा जाएगा, एक्स इक्वल टू गामा हो जाए तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस बन जाता है, तो पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह गामा, गामा पुट कर दो, काम खत्म। मोलर हीट कैपेसिटी देखते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी से ही आपको गामा का पता चलेगा। देखो हीट कैपेसिटी आपने पढ़ा होगा, हीट कैपेसिटी क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, तो एस इक्वल टू क्या, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। यहाँ पे मोलर के टर्म में एस को सी बनाते हैं तो एन सी डेल्टा टी, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोगों को एक मोल गैस को एक डिग्री सी चेंज करने में कितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। एक मोल गैस को एक डिग्री से चेंज करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा। एडियाबेटिक के लिए
ये वैल्यू 0 होता है। क्यों? हम लोग हीट ही नहीं देते हैं। एडियाबेटिक का मतलब है कि हीट देना ही नहीं है। ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब होता है क्या कि डेल्टा टी 0 है और समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक का मतलब होता है क्या, जो आपको क्यू मिला आइसोबैरिक में, इसको एन सी डेल्टा टी से इक्वेट करो। एन डेल्टा टी कैंसिल, बताना सी क्या आ गया, एफ बाई टू प्लस वन आ। इसमें जरा चेक करना, इसको हम लोग एन सी डेल्टा टी से इक्वेट करेंगे। एन डेल्टा टी कैंसिल, एफ बाई टू आ रहा है, तो एक में एफ बाई टू प्लस वन आया और एक में एफ बाई टू आ रहा है। ठीक है, चलो अब दोनों का एक डिफरेंस, अब इन दोनों का तो कोई काम ही नहीं है ना, एक जीरो एक इन्फिनिटी, कोई मतलब ही नहीं, इसको लोग पढ़ते भी नहीं है। इन दोनों पे ही ध्यान देना। इसका वैल्यू आया सीपी माइनस सीवी, ऑब्वियसली ये ग्रेटर है। सीपी माइनस सीवी, तो क्या हो जाएगा, एफ बाई टू प्लस वन, जो भी है। क्या एफ बाई टू माइनस एफ बाई टू कैंसिल, आर बचेगा क्या, इसको बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, देख लेना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं सीपी बाई सीवी, तो एफ बाई टू प्लस वन अपॉन एफ बाई टू, क्योंकि आर आर कैंसिल हो जाएगा। तो एफ बाई टू बाई एफ बाई टू वन, वन प्लस टू बाई एफ, क्या एक कांस्टेंट है ये, वन कांस्टेंट टू कांस्टेंट, और अगर कोई गैस पार्टिकल्स दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कांस्टेंट होगा। वन प्लस टू बाई एफ को गामा बोलते हैं। ये वही गामा है जो एडियाबेटिक में यूज किया हुआ है। ठीक है, तो एडियाबेटिक का सबसे पहले तो मतलब क्या होगा, डेल्टा जीरो, हम लोग ना तो हीट देंगे और ना ही हीट देंगे। समझ में आया। एडियाबेटिक में एक और बात है, डेल्टा क्यू अगर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू है तो ये तो जीरो है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का उल्टा रिलेशन होगा। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गैस का वॉल्यूम घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। इसको ऐसे समझो, जैसे गाड़ी का साइलेंसर है, बहुत गर्म रहता है, उससे धुआं निकल रहा बहुत गर्म, लेकिन वो जब इन्वायरमेंट में आ रहा है तो क्या उतना गर्म है? अगर वो अपने मुंह पे आ जाए तो क्या अपना मुंह में उतना हीट लगेगा? थोड़ा हीट लगेगा, लेकिन उतना भी नहीं लगेगा। क्यों? साइलेंसर के अंदर उसका वॉल्यूम बहुत कम था, कॉम्पैक्ट था, तो टेम्परेचर ज्यादा था। जैसे ही वो सराउंडिंग में बाहर निकला, खुली हवा में सांस लिया, वर्क डन पॉजिटिव हुआ। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी घट गया। इंटरनल एनर्जी घटने का मतलब टेम्परेचर डाउन, टेम्परेचर डाउन तो हम लोगों को उतना हीट नहीं फील होगा। ठीक है, तो ये सब एडियाबेटिक है। जब भी कभी कोई फास्ट प्रोसेस होता है दैट इज एडियाबेटिक। साउंड प्रोसेस एडियाबेटिक है। पहले आइसोथर्मल माना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि एडियाबेटिक होता है ये। ठीक है, चलो तो यहाँ पे गामा, अब देखो गामा जो होता है वन प्लस टू बाई है। क्या मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, पुट करेंगे कुछ आंसर आएगा। डाई का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, ट्राई का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। इन तीनों को सॉल्व करोगे आंसर आएगा। मतलब इसमें कभी 3 कभी 5 कभी 6 पुट करो, अपने आप यहाँ वैल्यू मिलता जाएगा। तो अगर पूछे तुमसे कि गामा किसका जा रहा है, मोनो डाई ट्राई, ऑब्वियस है मोनो का जा रहा होगा। ठीक है, चलो एक जनरल प्रोसेस जो मैंने बताया था अभी अभी, ठीक है, यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई जनरल प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ तो मैंने वर्क डन बता दिया। अब हीट के फॉर्म में लिखना हुआ तो डी क्यू को डी यू प्लस टी डब्ल्यू, डी क्यू डी यू डी डब्ल्यू। वर्क डन अभी भी देखा, एन आर डी टी वन माइनस एक्स होता है, और ये एफ बाई टू। अब क्यों एन डी टी, और यहाँ पे भी एन डी टी अगर कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, तो क्या ये हट जाएगा, आर अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसे याद रखना है, जो वर्क डन है ना, एन आर डी टी वन माइनस एक्स, ये एन आर डी टी माइनस एक्स इसके लिए भी यूज होता है, पॉलिट्रॉपिक के लिए भी, एडियाबेटिक के लिए भी यूज हो जाएगा। ठीक है, चलो जनरल प्रोसेस का ये हो जाएगा सी। सी का वैल्यू आता है एग्जामिनेशन में कि अगर ये इक्वेशन ऐसा है तो बताओ मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा। आप लोग चुपचाप पुट करोगे आंसर आएगा। ठीक है, ग्राफ देखते हैं इसका, ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक एंड ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल का कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले तो आइसोथर्मल, पीवी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डीपी बाई डीवी, क्या स्लोप डीपी बाई डीवी होगा, क्योंकि पीवी का मतलब डीवाई बाई डीएक्स, स्लोप मतलब डीवाई बाई डीएक्स, तो डीपी बाई डीवी। डीपी बाई डीवी देखा तो यहाँ पे आ गया माइनस पी बाई वी। यही अगर एडियाबेटिक पे चलें तो माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। तो क्या आपको नहीं लगता कि दोनों का स्लोप तो नेगेटिव होगा घटता जाएगा। और एडियाबेटिक गामा टाइम्स ज्यादा स्लोप रहेगा, मतलब वो जल्दी से नीचे गिरेगा, और जब ऊपर जाने का टाइम होगा जल्दी से ऊपर भी जाएगा। ये होगा एडियाबेटिक, ये होगा आइसोथर्मल, और यहाँ पे ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक। ठीक है, अगर पीवी ग्राफ में 3 ग्राफ दे दिया आपको कि, और पूछा कि कौन सा मोनो कौन सा डाई कौन सा ट्राई, तो ऑब्वियस है मोनो का गामा ज्यादा होता है ना। ठीक है, मोनो का गामा ज्यादा है, इसका मतलब वो जल्दी नीचे गिरेगा, तो ये गामा मोनो का है, ये डाई का है, और ये ट्राई का है। ठीक है, अब आते हैं वर्क डन के कैलकुलेशन पे। अगर कोई ग्राफ दिया रहेगा तो वर्क डन क्या था, पीडीवी, मतलब पीवी ग्राफ का एरिया। चुपचाप एरिया फाइंड करना। यहाँ पॉजिटिव क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वर्क डन बढ़ेगा ना। वॉल्यूम बढ़ रहा, वॉल्यूम कम हो रहा, नेगेटिव वर्क डन। जब भी कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि ये घूम फिर कर अपनी जगह वापस आना चाहिए। तो इसका वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो देखो जब ये ऊपर जा रहा वॉल्यूम कांस्टेंट, नीचे जा रहा वॉल्यूम कांस्टेंट, दोनों ही वर्क डन जीरो। व्हाट अबाउट दिस, वॉल्यूम बढ़ रहा पॉजिटिव वर्क डन, व्हाट अबाउट दिस, वॉल्यूम घट रहा नेगेटिव वर्क डन। तो एक बात बताओ, यहाँ पे इसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, इसका एरिया, और ये वर्क डन कैसे निकलेगा, इसका एरिया। तो पॉजिटिव वाला इतना सा, नेगेटिव वाला इतना सा माइनस कर देंगे,
तो क्या बस इतना ही एरिया का काम है क्या अपने को? बस जब भी कभी क्लोज लूप आएगा, वर्क डन, हम लोग बस एरिया ऑफ द क्लोज लूप निकाल देंगे। ठीक है, एरिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, वी नॉट से 3 V0, पी नॉट से 3 P0 एरिया निकालना है। तो बताओ यहाँ का एरिया क्या होगा? ये पूरा एरिया 3 P0 एंड V0 से 3 V0 L इंटू बी माइनस P0 एंड V0 से 3 V0 माइनस करेंगे, आंसर आएगा। तो मेरा रखना है कि जब भी कहीं वर्क डन पूछा क्लोज लूप का, हम लोग बस उस क्लोज लूप का एरिया निकालेंगे। ठीक है, चलो एफिशिएंसी ऑफ, ये एक्चुअली में अब नीट का पार्ट नहीं रहा है, हीट इंजन रेफ्रिजरेटर, लेकिन अभी कभी इजी क्वेश्चन आ गया एफिशिएंसी के बारे में, तो क्या होगा? वर्क डन कितना कर रहा है कोई साइकिल, और हम लोग हीट कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द एफिशिएंसी, उसका रेशियो, वर्क डन बाय हीट गिवन। ओके, टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन, बहुत ही इजी टॉपिक है, ध्यान सुनना। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे बहुत सारे गैस पार्टिकल है, यहाँ पे पिस्टन है और वैक्यूम, जैसे ही आपने इसको होल्ड करके रखा, जैसे ही आपने इसका अपना हाथ हटाया, वैक्यूम है, कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा, सट से इधर चला जाएगा, चिपक जाएगा इधर, और ये गैस पार्टिकल्स फैल जाएगा। इसमें वर्क डन क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन होगा जीरो। क्यों? वॉल्यूम 2 टाइम बढ़ेगा, अगर दुगना होगा प्रेशर हाफ कम हो जाएगा। देखो प्रेशर, ये जो वर्क डन होता है ना, एक्चुअली अगर कोई गैस पार्टिकल्स वर्क कर रहा है, इसका मतलब बिना वॉल्यूम बढ़ाएगा। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है? ये इन्वायरमेंट के गैस को कॉम्प्रेस कर रहा। यहाँ तो भाई कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है, किसको कॉम्प्रेस कर रहा? तो इसलिए वर्क डन जीरो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। आप लोग इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ो, नेक्स्ट वीडियो इसका क्वेश्चंस आएगा। ओके।